हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन्स के बारे में और कैसे आपको सही होम लोन्स की प्लानिंग करनी चाहिए। पर इसके पहले कि हम लोग होम लोन्स के बारे में बात करते हैं ना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में ना जब मुझे सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट कभी कोई भी वस्तु खरीद के मिली, मैंने तो वैसे लाइफ में बहुत सारे फ़ोन्स खरीदे, बहुत सारे एक दो गाड़ियाँ भी खरीदी, तो चलो ठीक है। बट सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट ना किसी भी इंसान को अपने लाइफ में घर खरीदने पे ही मिलता है। इनफैक्ट आज भी इंडिया में बहुत सारे यंग पीपल हैं, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, जो वेरियस पीजीज में रहते हैं या फिर रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। एंड सबका सपना होता है कि जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ जाए, जैसे कि हमारे पास डाउन पेमेंट लाइक पैसे हो जाए, तो हमें ना अगर कि एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए और 20% डाउन पेमेंट, 50% तो लोन हो ही जाएगा एंड उसके बाद हम लोग घर के रेंट फ्री हो जाएंगे। पर अगर आप YouTube की बाकी वीडियोस को अगर आप देखते हो ना, तो 10 में से 9 इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बिलीव करने पे विवश कर देंगे कि आपको ना होम लोन पे घर तो डेफिनेटली नहीं खरीदना चाहिए। इनफैक्ट रेंटिंग इज फार बेटर दैन परचेजिंग अ हाउस। अब देखिए, मैथमेटिकली स्पीकिंग मैं तो इस बात से सहमत तो हूँ कि अगर आप जाकर के डाउन पेमेंट वाले पैसों को किसी भी म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट कर देते हो एंड जितना आप ईएमआई देने का सोच रहे हो माइनस द रेंट जो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप रेंट वाले घर में रहोगे, तो उसको अगर मैं माइनस करके बाकी के पैसों की अगर एसआईपी कर दूँ तो 15 साल में इतने पैसे बन जाएंगे कि 15 साल बाद सेम घर का वैल्यू अगर जाकर के डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स भी अगर हो जाएगा तो हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वैल्यू उससे काफ़ी ज़्यादा। मैथमेटिकली स्पीकिंग जो हमारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि अगर के घर खरीदना नहीं चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए, मैथमेटिकली तो सही कहते हैं। पर अभी ना मैं आपको एक दूसरी बात बताऊंगा कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। इनफैक्ट अगर जगह के एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं एंड उनका डेफिनेशन ऑफ मनी था, कीन्स नाम था, तो कीन्स डेफिनेशन ऑफ मनी ये है कि money in itself has no utility of its own. It only helps purchase services and products which have utility. इसका मतलब ये है कि पैसों से ना आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीद तो सकते हो, पर पैसों को आप ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना ओढ़ सकते हो और ना उसके अंदर रह सकते हो। आप बस उसे एज एन एक्सचेंज मीडियम यूज कर सकते हो। एंड जब बात आती है ना कि हम लोग को वेल्दी क्यों बनना है, तो हमें वेल्दी इसीलिए बनना है, हमें अभी इन्वेस्ट इसीलिए करना है ताकि हम बहुत सारा वेल्थ गैदर कर सकें, जिससे जाकर के हम लोग अपनी लाइफ की ना जो बेसिक एमिनिटीज है उसको हम लोग एक कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए ही हमें ना अपनी सही प्लानिंग करनी होगी, जिससे जाकर के हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। इंडिया में ना होम लोन्स की रेट भी थोड़ी ज़्यादा है। आज इंडिया में ऑन एन एवरेज 8-8.5% का होम लोन का रेट हो गया। एंड अगर यूएस एंड यूरोपियन इकोनॉमी से कंपेयर की जाए ना, तो इंडिया की जो होम लोन की जो रेट्स है ना, वो भी 3 to 4 टाइम्स तो हायर है ही है। प्लस इंडिया में जो रियल एस्टेट का जो ग्रोथ है वो भी म्यूचुअल फंड से कम है। पर फिर भी अगर मैं आज अगर के एक घर खरीदने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है जो अगर के अदरवाइज ना जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए एक रेगुलर प्रॉब्लम है। जैसे पहला तो हो गया कि प्रत्येक साल अगर के आपको रेंट रिन्यू करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 साल 4 साल आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, उसके बाद ओनर कहता है कि नहीं, मुझे रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, जिसके कारण आपको मूव आउट करना पड़ेगा। बहुत सारे अपार्टमेंट ओनर्स अपना फ्लैट बेचने का सोचते हैं, तो फिर भी आपको मूव आउट करना पड़ता है। पर वहीं पे अगर आप एक घर खरीद लेते हो, चाहे ईएमआई पे ही क्यों ना हो, तो एटलीस्ट इन सारी झिझकों से आप दूर हो जाते हो। आप अपने घर को अपने हिसाब से सजा पाते हो एंड आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी रहता है, आपकी फैमिली को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहता है और अपना घर तो अपना ही होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग यही समझते हैं कि अपना घर के लिए आपको जाकर के होम लोन कैसे लेना है एंड इसे म्यूचुअल फंड के साथ कैसे मिक्स एंड मैच करना है कि जाकर के मेरा जो होम लोन पे इंटरेस्ट जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इनफैक्ट इस वीडियो में ना मैं आपकी होम लोन पे इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो कर दूँगा, यानी यूएस एंड यूरोप में भी जो जिस रेट पे होम लोन मिलती है ना उससे भी कम। एंड तब ना आप आराम से जगह के अपनी ईएमआई पे चला सकते हो एंड जगह के अपना खुद का घर ओन करने का ड्रीम पूरा कर सकते हो। तो चलिए आज इसी बात पे हम लोग शुरू करते हैं।
StatPro Money, your wealth accelerator. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। मैं एक फाइनेंशियल इंजीनियर हूँ एंड आज इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी होम लोन ले रखा है तो किस प्रकार से आपको इसे म्यूचुअल फंड्स के साथ मिक्स एंड मैच करना होगा ताकि आपका जो होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो जीरो हो। इनफैक्ट अभी ना इंडिया में वो ज़माना गया कि चलो सरकारी क्वार्टर में 60K तक रह लेंगे एंड इसके बाद जब के रिटायरमेंट के पैसे आएंगे और मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। इनफैक्ट बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको ये समझाएंगे कि चलो आज से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, 15-20 साल में इतने पैसे बन जाएंगे कि आप एक बड़ा 2BHK, 3BHK, 4BHK अपार्टमेंट एक अच्छे लोकेशन पे अफोर्ड कर पाए। पर आज ना ज़माना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। अब 30 की एज में अगर कि एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना कोई बहुत बड़ी बात और कोई नई बात तो है नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट जब के आज होम लोन मिलना भी बहुत इजी हो गया जो 20-30 साल पहले क्या नहीं था। आज अगर होम लोन की बात की जाए तो अंडर 30 लाख की प्रॉपर्टीज को तो 90% तक की फंडिंग हो जाती है। आपको 75 लाख वाली प्रॉपर्टीज पे 85% एंड 75 लाख के ऊपर 75% तक की फंडिंग हो जाती है। तो बाकी के डाउन पेमेंट आपको अरेंज करना है और बाकी आपकी सैलरी के हिसाब से आपका लोन किसी भी NBFC या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर बैंक से जाकर के सैंक्शन करना है। पर अगर जाकर के बात की जाए ना होम लोन पे इंटरेस्ट बचाने की तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है ना कि अगर मैं अपना होम लोन का टेन्योर कम चूज़ करूँ तो शायद मेरा EMI तो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, बट मेरा इंटरेस्ट आउटगो ना कम हो जाएगा। हाँ, ये लोग बहुत सही सोचते हो कि अगर जाकर के आप एक छोटा टेन्योर यूज़ करते हो तो आपका इंटरेस्ट आउटगो कंपोनेंट जो है वो कम पड़ता है। पर मैं फिर भी आपको ये सजेस्ट करूँगा ना कि आप जाकर के पूरा 20 साल का लोन लें एंड इसे एक सही म्यूचुअल फंड के साथ मिक्स एंड मैच करें। कैसे करना है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। एंड अगर आप 20 साल का लोन के जगह अगर आप 10 साल का भी लेते हो ना फिर भी ब्याज तो ब्याज होता है, देना तो पड़ेगा। इनफैक्ट इसे हम लोग ना एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो समझने में थोड़ा ईजी होगा। चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल पे मान लेते हैं कि आपने 50 लाख रुपीज़ की एक होम लोन के लिए आपने एप्लीकेशन डाला है और आपका 50 लाख का होम लोन सैंक्शन हुआ है। इंडिया में हालांकि अभी एवरेज रेट 8.5% के आसपास है, पर लॉन्ग टर्म अगले 10 साल 15 साल में जो एवरेज होम लोन की जो रेट्स रहेंगी उसे हम लोग मान सकते हैं 8% के आसपास रहेगी। तो अगर आज ना मैं एक 20 ईयर्स का लोन के लिए अप्लाई करता हूँ या फिर अवेल करता हूँ 20 ईयर्स का होम लोन तो 50 लाख रुपीज़ पे मेरी EMI आएगी करीब 42,000 रुपीज़। अभी अगर मैं 42,000 करके 20 सालों तक बैंक को देता हूँ तो 50 लाख के होम लोन पे करीब 50 लाख रुपए इंटरेस्ट लग जाएगा। यानी 50 लाख लोन लिया और रिटर्न करने पड़े 1 करोड़ रुपए। तो वहीं पे मेरे जो स्मार्ट व्यूअर्स है वो कहेंगे कि अरे 20 साल का लोन लेना ही क्यों, मैं 10 साल का लोन ले लूँगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि चलो 20 साल का लोन ले लेते हैं और 10 साल के बाद हम लोग इसको फोरक्लोज कर देंगे। बहुत सारे पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लेंगे, 10 साल में जाकर के मेरे पैसे बढ़ जाएंगे या फिर किसी दूसरे सोर्स से पैसे आ जाएंगे और लोन क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि जाकर के रिड्यूसिंग प्रिंसिपल बेसिस पे EMI की कैलकुलेशन होती है तो अगर आप एक 20 साल के लोन को 10 साल में अगर फोरक्लोज भी कर लेते हो ना तो भी जाकर के आपका जितना टोटल 20 साल में ब्याज पड़ता है उसका 70% तो पहले 10 साल में पेमेंट हो जाता है। इनफैक्ट जाकर के अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हो तो 10 साल में आपका प्रिंसिपल हार्डली 15 लाख रुपीज़ के आसपास ही रिड्यूस होता है एंड 35 लाख रुपीज़ के आसपास तो आपका इंटरेस्ट ही चला गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो अपना टेन्योर अगर मैं कम कर लेता हूँ होम लोन पे तो हमारी इंटरेस्ट बहुत सेव हो जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, लोन की टेन्योर में जितना छोटा चूज करूँगा ना उतना कम मेरा ब्याज आएगा। तो चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम लोग टेन्योर अपना कम कर देते कितना बड़ा ब्याज बच जाएगा। तो पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि 50 लाख रुपीज़ के लोन पे 20 साल में करीब 50 लाख के आसपास का हमारा इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट बनता है। और अगर मैं इसी लोन को जाकर के सिर्फ 15 साल के लिए अगर अवेल करता हूँ ना तो मेरा जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट 50 लाख रुपए में जो एक्स्ट्रा पे करता था वो कम करके हो जाता है 36 लाख रुपीज़। हाँ, मेरा EMI 42,000 की जगह थोड़ा बढ़ के 47-48,000 के आसपास हो जाता है। 5-6 हज़ार रुपये की जब मेरी EMI इंक्रीज होती है तो मेरा इंटरेस्ट भी 14 लाख रुपये कम हो जाता है। इनफैक्ट अच्छा तो ये होगा कि अगर मैं जाकर के सिर्फ 10 साल का अगर होम लोन लेता हूँ
तो मेरा EMI 42,000 से बढ़ करके सीधा 60,000 हो जाता है, पर मेरा जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ना वो हाफ से भी कम हो जाता है, यानी कि सिर्फ 23 लाख रुपये। जबकि अगर मैं 20 साल का लोन लेता हूँ तो पूरे 50 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट भरने होते हैं। तो आप सभी लोग जो ऐसा सोचते हैं ना कि टेन्योर कम कर लेंगे या फिर उसे लोन को जल्दी फोरक्लोज कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे ब्याज बच जाएगा, तो ये बिल्कुल सही सोचते हैं। इंटरेस्ट डेफिनेटली बचेगा अगर आप लोन को जल्दी फोरक्लोज कर लो या फिर अगर आप एक शॉर्टर टेन्योर यूज करो। पर आज मैं इस वीडियो में ना आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप होम लोन को म्यूचुअल फंड के साथ मिक्स एंड मैच कर दो एंड 22 लाख 23 लाख रुपए छोड़ो, मैं आपकी इंटरेस्ट पूरी जीरो करवा सकता हूँ। चलिए जानते हैं कैसे। पहली बात, आप जब भी होम लोन ऑप्ट करोगे तो जो मैक्सिमम पॉसिबल टेन्योर आपको मिल सके, प्रोवाइडेड मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स, 25-30 साल की लोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ 25-30 ईयर्स, वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। पर जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो ना होम लोन के, तो कम से कम 20 साल की टेन्योर के लिए ही अप्लाई करो। ये है स्टेप नंबर 1। अब अगर एज कंस्ट्रेंट के कारण कि चलो आप 40 प्लस हो, आपकी रिटायरमेंट एज 60 है, तो बैंक आपको 15-16 ईयर्स से ज़्यादा का टेन्योर नहीं देगी, तो ठीक है आप 15-16 साल तक का लीजिए। बट मैक्सिमम टेन्योर आप 20 तक रखिए, और डिपेंडिंग अपन बैंक्स क्राइटेरिया जो भी मैक्सिमम आपको टेन्योर अवेलेबल हो उसको पूरा अवेल कीजिए। अभी अगर मैं आज एक 50 लाख का लोन लेता हूँ एंड मुझे 20 साल का टेन्योर मिलता है, तो मेरा EMI करीब 42,000-43,000 पर मंथ आता है। अब अगर मैंने 50 लाख की लोन ले रखी है ना, तो उसका सिर्फ 0.1%, यानी 50 लाख का सिर्फ 5,000 रुपीज़ की मुझे ना एक SIP करनी है। यानी अगर जब कि मेरा लोन 1 करोड़ रुपए का है तो मुझे 10,000 की SIP करनी है। अगर मेरा लोन सिर्फ 25 लाख का है तो मुझे सिर्फ 2,500 रुपये की SIP करनी है। इससे फ़ायदा क्या? वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल पे, जहाँ पे हम लोग 50 लाख का एक होम लोन अवेल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनली तो 42-43,000 का EMI है। वहाँ पे मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि आप सिर्फ जगह के 0.1% ऑफ योर लोन अमाउंट का एक EMI एक SIP आप स्टार्ट करें, यानी 5,000 रुपीज़ पर मंथ। अब अगर जगह के आपने 5,000 रुपीज़ की SIP की जगह अगर आपकी EMI बढ़ाई होती ना 42 से 47-48,000, तो आपका जो लोन का जो टेन्योर है ना वो जगह के 20 साल से कम होकर के 15 साल ही होगा। पर फिर भी 15 साल में आपको घर से 36 लाख रुपीज़ के आसपास का ब्याज तो भरना पड़ता है। पर यहाँ पर मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप अपना टेन्योर कम ना करें। आप ये पैसे को, ये जो एक्स्ट्रा जो 5-6,000 रुपीज़ की जो अभी बात कर रहे हैं लोग, इसको जाकर के एक SIP में इन्वेस्ट करें। अब अगर आप 5,000 रुपीज़ पर मंथ एक SIP में इन्वेस्ट करते हो, आपको रेगुलर नॉर्मल 14% के आसपास का भी रिटर्न जनरेट होता है ना, तो 5,000 रुपीज़ करके 20 ईयर्स में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है टोटल 12 लाख रुपए के आसपास, जिसकी मार्केट वैल्यू 20 साल बाद करीब 62-63 लाख रुपीज़ के आसपास है। यानी आपने 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए और आपका आज फंड वैल्यू हो गया 62-63 लाख रुपीज़, यानी नेट प्रॉफिट 50 लाख रुपए के आसपास का आपका बन गया। एंड आपने 20 साल में अपने होम लोन पे भी करीब 50 लाख का ही इंटरेस्ट भरा। तो आपने एक होम लोन में जितना भी इंटरेस्ट पिछले 20 साल में भरा ना, ये पूरा का पूरा आपको एक तरह से देखा जाए तो एक कैशबैक आपको दे देगा। यानी आपने 20 साल का होम लोन लेकर के ना आपको एक पैसे भी अपने एक्स्ट्रा अपनी जेब से तो नहीं भरने पड़े। चलो हाँ, माना इंटरेस्ट आपने पे किया, इंटरेस्ट आप पे करते हो उस पर आपको टैक्स डिडक्शन एंड बेनिफिट्स भी तो आपने 20 साल तक सेक्शन 24 एंड सेक्शन 10 में जब एंजॉय किया, तो वो बेनिफिट्स की तो बात हम लोग करेंगे रहे। पर यहाँ पे तो जाकर के आपका पूरा इंटरेस्ट ही आपको जाकर के कैपिटल गेन के फॉर्मेट में वापस भी मिल जा रहा है। तो हम लोगों को आप समझे कि अगर 50 लाख की आप होम लोन ले रहे हो तो 5,000 की SIP करें, 1 करोड़ की होम लोन ले रहे हैं तो 10,000 की SIP करें, 2 करोड़ की होम लोन ले रहे हैं तो 30,000 की SIP करें और टेन्योर को ना मैक्सिमाइज करें। अगर आप इसी एग्जाम्पल को अगर आप 15 साल या 10 साल में करने की कोशिश करोगे ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज SIP की कंपाउंडिंग 15-20 साल बाद बहुत स्पीड में होती है। इनफैक्ट अगर आप यंग हो एंड 25 साल का भी अगर आप होम लोन ले रहे हो, हालांकि मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप 20 साल तक का ही हो, फिर भी ज़्यादा कोई गलत नहीं है, आप ले सकते हो, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि बैलेंस वे में आगे बढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। 20 साल का होम लोन लीजिए, 20 साल की SIP साइमल्टेनियसली चलाइए,
होम लोन का टेन्योर कम करने के बारे में ना सोचें, होम लोन को फोरक्लोज करने के बारे में ना सोचें। इनफैक्ट होम लोन अगर आप फोरक्लोज करते हो तो बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस आपको चली जाएगी। एंड होम लोन को मैक्सिमम टेन्योर तक चलाइए, बट पैरेलली एसआईपी बहुत ज़रूरी है। एंड एसआईपी आप इसमें कंटिन्यू करें, आपके अगर के हो गए इंटरेस्ट जीरो, अगर इंटरेस्ट भी जीरो हो गया टेक्निकली रेंट भी तो जीरो ही हो गया। तो अगर आप अपना होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने नए घर के परचेज के लिए मेरी शुभकामनाएं। एंड अगर आप होम लोन ऑलरेडी अवेल कर चुके हो एंड अभी तक आपको ये बात नहीं पता थी एंड आप यही सोच रहे थे कि कल सैलरी बढ़ेगी तो ईएमआई बढ़ा लेंगे या फिर लोन को फोरक्लोज करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, ठीक है, एंड अपने इंटरेस्ट को बचा लेंगे, तो ऐसा ना सोचिए। टेन्योर को मैक्सिमम रहने दें, साथ में एसआईपी स्टार्ट करें और निश्चिंत होकर के 0% इंटरेस्ट रेट पे अपना होम लोन को एंजॉय करें। नमस्कार।